अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर 11। अब चैप्टर 11 पे आते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्ट के मैंने पिछली क्लास में यूजेस बताए थे। क्या क्या यूज था? एक ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अल्टरनेटिव है जो आपके स्कोप में नहीं है, यानी डेबिट क्रेडिट करने का एक तरीका है लेकिन आपके स्कोप में नहीं है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, ठीक है, आ गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, बजट बनाने के लिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ये बजट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाता है वो बजट यकीनन स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करके बनाता होगा। ये बात फिर सुने, बजट तो सारे बिजनेसेस बनाते होंगे, लेकिन क्या सारे बिजनेसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं? नहीं, बजट्स सारे बिजनेसेस बनाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट सारे बिजनेसेस नहीं बनाते। लेकिन जो बिजनेस भी स्टैंडर्ड कॉस्ट बना रहा है वो फिर अपना बजट स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही यूज करके बनाएगा। ये नहीं हो सकता कि उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाया हुआ है और बजट एम ही बना रहा है, नहीं। जो बिजनेस भी स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करता है, वो बजट स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही इस्तेमाल करके बनाता है। तो अगर बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाता है तो बजट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ही बनाया जाएगा। अगर बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाता है यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड स्टैंडर्ड सेट करता है तो वो अपना बजट भी इसी को इस्तेमाल करके बनाएगा, लाजमी। अगर बिजनेस स्टैंडर्ड सेट कर रहा है
साल के शुरू में स्टैंडर्ड कॉस्ट बना रहा है तो उसने जो अपना बजट बनाना है वो भी लाजमी स्टैंडर्ड कॉस्ट ही यूज करके बनाएगा। अब ये जो इतनी दफा बोल दिया इसलिए बोला कि लिख लें इस बात को। चैप्टर 11 का कॉन्सेप्ट समझ लें। साल के शुरू में बजट बनाया गया स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करके, तो बजट की इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट निकला वो निकला 20 मिलियन। यानी हमने जो बजट बनाया था साल के शुरू में उस पर 20 मिलियन प्रॉफिट रखा था कि हम इस साल 20 मिलियन प्रॉफिट कमाएंगे। साल गुजर गया, जब साल एंड हुआ और हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, जब साल एंड हो गया और एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनी तो वो आया 14 मिलियन। मैनेजमेंट ने साल के शुरू में सोचा था कि हम 20 मिलियन प्रॉफिट कमाएंगे और जब साल गुजरा और एक्चुअल रिजल्ट सामने आए तो मैनेजमेंट ने 14 मिलियन बिजनेस में प्रॉफिट कमाया। फिक्र वाली बात है? बिल्कुल। 6 मिलियन हम क्यों नहीं कर सके? इस 6 मिलियन के रीजंस को ढूंढा जाएगा। 6 मिलियन हमने जो प्रॉफिट सोचा था हम उससे कम पे एंड हुए हैं। इस 6 मिलियन के रीजंस को ढूंढा जाएगा। ये जो 6 मिलियन का डिफरेंस है इसके रीजंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। अच्छा, सादी सी बात, प्रॉफिट कम हुआ, क्या रीजन हो सकता है? या तो इनकम कम हुई या खर्चे ज्यादा हो गए, दो ही बातें हो सकती हैं। तो या तो सेल्स में मसला होगा या कॉस्ट में मसला होगा। अच्छा, सेल्स में मसला क्या हो सकता है? या तो यूनिट्स कम बिके होंगे या प्राइस पे नहीं सेल हुए, दो ही वजह हो सकती हैं। या यूनिट्स में मसला होगा या प्राइस में मसला होगा। इसी तरह कॉस्ट में आते हैं, कॉस्ट को मजीद तोड़ लेते हैं। हो सकता है मटेरियल कॉस्ट में मसला हो सकता है लेबर कॉस्ट में मसला हो सकता है ओवरहेड में मसला हो। अच्छा, और तोड़ लेते हैं। मटेरियल में क्या मसला हो सकता है? या तो किलो ज्यादा लग गए होंगे या जो किलो का रेट है वो महंगा मिला होगा। ये दो ही बातें हो सकती है ना। लेबर में क्या मसला हो सकता है? या तो टाइम ज्यादा लग गया होगा या रेट ज्यादा लग गया होगा। यही काम एफओएच में भी है, या टाइम ज्यादा लग गया होगा या रेट महंगा हुआ होगा, यही हो सकता है। अच्छा, अब हम इन रीजंस को डिटेल से ढूंढ रहे हैं, जाके हम इनके रीजंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या वजह हुई कि हम 6 मिलियन का प्रॉफिट नहीं कमा सके। जरूरी है कि हर जगह पर हमें मारी पड़ी होगी, यानी मटेरियल भी महंगा मिला होगा, मटेरियल लगा भी ज्यादा होगा, लेबर भी ज्यादा हमें धोखा दे गए होंगे, रेट भी महंगा होगा, सेल यानी हर जगह से लुट गए, बर्बाद हो गए। जरूरी है हर जगह नुकसान हुआ हो सकता है कहीं अच्छा भी हुआ हो सकता है जैसे अगर कोई टीम सोचा था कि 350 करेंगे लेकिन 150 पे टीम आउट हो गई, तो जरूरी है कि हर बैट्समैन बुरा है। हो सकता है एक अकेले 140 कर गया, तो हो सकता है बाबर आजम 140 कर गया। तो अगर हमने इन रीजंस को इन्वेस्टिगेट किया तो हो सकता है किसी ने अच्छा परफॉर्म किया हो, किसी में बुरा परफॉर्म हुआ हो, कहीं पर फेवरेबल हुआ हो, कहीं एडवर्स हुआ हो। इन सारे रीजंस को ढूंढना मकसद क्या है? ढूंढ लिया रीजन, क्या करें अब? जो अच्छाइयां थी उनको शाबाश दें और कंटिन्यू करें, और जो खराबियां थी उनको सही करें। तो ये सारी इस मेहनत का मकसद है। इस सब का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि जो हमने सोचा था उतना अचीव नहीं कर सके, तो उसके लिए हम फिर इनको ढूंढने निकल गए। ये जो सारी मेहनत है ना, ये सारी मेहनत, इसको वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं।
कि जो वेरिएंस आया हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि क्यों हुआ ये। जितनी भी ज्यादा डिटेल तक जा सकते हैं, इस सारी मेहनत को वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। ये चैप्टर 11 है। बुजुर्गों ने इनके फार्मूले बनाए हुए हैं, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। को 25-30 फार्मूले तो कम से कम हैं। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, या अगर आप कहीं बेल्ट में छुपा के ले जाना चाहें तो वो आपकी है, जूतों में भी छुपा सकते हैं, कहीं भी, कहीं अंडरगारमेंट्स में छुपा लें, कहीं बेल्ट में छुपा लें, कोई जूतों में छुपा लें, कोई घड़ी में छुपा लें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है, शर्म आनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। चूंकि फार्मूले मिलते जुलते हैं तो मैं बोर्ड पे जरूर लिखवाता, अभी भी मैं समझाने के लिए बोर्ड पे लिखा करूंगा, समझाने के लिए, लेकिन चूंकि मैं लिखता बोर्ड पे कुछ हूं, आप कुछ और लिखते हैं, और जो आपने लिखा होता है वो राइटिंग भी ऐसी होती है कि जब महीने बाद पढ़ेंगे तो आप कुछ और पढ़ेंगे, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन फार्मूलों में आप कहीं रद्दो बदल कर दें। तो इसलिए ये फार्मूले खुद मैं लिख के आपको इनकी PDF फाइल दे रहा हूं। तो आपको ये वेरिएंस एनालिसिस के नोट्स, ये कोई 4-5 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं गालिबन, प्रिंट निकाल लें तो अच्छा है, प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ताकि आप इसमें कहीं हाईलाइट करना है, जो भी आपने करना है तो बेहतर है कि आप इसका प्रिंट निकलवा लेना। मैं जरूर लिखूंगा बोर्ड पे, क्योंकि मैंने समझाना होगा, तो जबानी तो मुश्किल हो जाएगी, मैं जबानी बातें कर रहा हूँ, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप किसी और फार्मूले को देख रहे होंगे, तो बोर्ड पे मैं लिखूंगा तो जरूर, लेकिन वो सब जो मैंने बोर्ड पे लिखना है वो तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपके पास जो नोट्स हैं वो आपने याद करने हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं और आपने इन फार्मूलों को याद करना है। अच्छा, अब आप ना वो नोट्स सामने निकाल लें और जो जो जितना जितना कहूँगा उतना पढ़िएगा। पहले बोर्ड पे समझिएगा, फिर जो जहां से कहूँगा वो पढ़ लीजिएगा, उससे पहले मत देखिएगा। बेहतर है कि आप इनका प्रिंट आउट निकलवा लें, आसानी रहेगी, क्योंकि फिर ना वो वीडियो सुन रहे होते हैं, फिर वो साथ PDF भी खोल के देख रहे होंगे तो मुश्किल हो जाएगी बात। तो इनका प्रिंट आउट ले लेना तो ज़्यादा बेहतर है। 5 पेजेस हैं। उठे जाएं, प्रिंट आउट लेके आए, लेक्चर यहीं रोकें, प्रिंट आउट लेके आए, फिर मेरी बात सुने। ये जो वेरिएंसेस हैं, वेरिएंसेस को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना होना चाहिए था और जितना हुआ उसका फर्क, वेरिएंस, इसलिए इसको वेरिएंस कह रहे हैं। अच्छा, इसका ना एक और मुझे बताना, इसका एक थ्योरेटिकल पेज भी मैंने अपलोड करना है। वो बुक में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, उसमें से निचोड़ के मैंने एक जगह लिख लिया है, तो वो भी बताना मैंने इसका अपलोड करना है। ठीक है, बुक में जगह जगह फैले हुए हैं, मैंने उनको समेट के एक जगह लिखना है, तो वो मैं शेयर कर लूँगा। इन सबको कॉस्ट वेरिएंसेस कहेंगे और इन सबको सेल वेरिएंसेस कहेंगे। तो पहले मैं कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़ाने लगा। कॉस्ट वेरिएंसेस,
जो आपको नोट्स दिए हुए हैं उसमें टॉप पे देखिए हेडिंग कॉस्ट वेरिएंसेस आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही कॉस्ट वेरिएंसेस बताने लगा। कॉस्ट वेरिएंसेस के बारे में एक कॉमन बात शुरू में सुन लें कि मैं जो भी फार्मूले यहां बताऊंगा वो सारे फार्मूले बेस्ड हैं जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई। ये मैं आपको फार्मूले पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। ये जो सारे फार्मूले हैं कॉस्ट वेरिएंसेस के, जो फार्मूले हैं ये बेस्ड हैं और बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड। हमने कुछ बजट भी प्रोडक्शन की होगी ना, कितने यूनिट्स बनाएंगे उतने बेचेंगे, उनके ऊपर बेस्ड नहीं है, जो एक्चुअली प्रोडक्शन हुई है उसके ऊपर बेस्ड है। यानी हम जितने कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे उनका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी इस साल एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उस एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ, इनका डिफरेंस। हम जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे उन सब का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड हुई उसके लिए कितनी कॉस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक लगनी चाहिए थी और कितनी एक्चुअली लग गई, इसका डिफरेंस कॉस्ट वेरिएंस है। फेवरेबल वेरिएंस कब होगा? फेवरेबल वेरिएंस, हम किस वेरिएंस को फेवरेबल कहेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए इतनी स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए थी और एक्चुअली इतनी कॉस्ट लगी। वेरिएंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस। हम कब बोलेंगे कि ये तो फेवरेबल वेरिएंस है? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम लगी होगी या ज्यादा लग गई होगी? एक्चुअल कम लगी होगी तो हम बोलेंगे कि ये फेवरेबल वेरिएंस है, और अगर स्टैंडर्ड से एक्चुअल ज्यादा लग गई होगी तो हम कहेंगे कि ये एडवर्स वेरिएंस है। तो ये जो कॉस्ट वेरिएंसेस हैं, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है और एक्चुअली में कम लगी है, तो इस बात को कहा जाएगा कि फेवरेबल वेरिएंस है। एक्चुअल प्रोडक्शन की जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए थी एक्चुअली उससे कम लगी है, तो ये अच्छी बात है। और अगर स्टैंडर्ड कम लगनी चाहिए थी, एक्चुअल ज्यादा लग गई, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कम लगनी चाहिए थी जबकि एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा लग गई, तो इस को कहा जाएगा कि एडवर्स वेरिएंस है।
अच्छा, अब आप ऐसा करिए कि नोट्स के अंदर पेज 3 पे आए, पेज 3 के एंड पे एक डब्बा बना हुआ है एग्जाम नोट्स का, है सही? उसमें तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लें। पढ़ लिया? तो ये जो बड़े बूढ़ों ने फार्मूले बनाए हुए हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये फार्मूले ही ऐसे सेट किए हुए हैं कि आपको ये नहीं फिक्र करना कि फेवरेबल है कि एडवर्स है। आंसर पॉजिटिव निकल रहा है इसका मतलब फेवरेबल है, आंसर नेगेटिव निकल रहा है इसका मतलब एडवर्स है। चलें फार्मूले शुरू करते हैं हम। यार इस पे एक बार लाना जरा। चले, अगर आपने लिखना हो तो पॉज करने का सफिशिएंट टाइम मिल गया आपको, अगर लिखना हो तो लिख लेना। कॉस्ट वेरिएंसेस में सबसे पहले मैं मटेरियल स्टार्ट कर रहा हूं। पहले हम डायरेक्ट मटेरियल करते हैं। आपके पास नोट्स में सब लिखा हुआ है, तो जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, ना लिखना हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जो एग्जांपल्स मैं समझाने के लिए कराऊं वो जरूर लिख लेना, अदरवाइज जो फार्मूले लिखूंगा वो तो आपके पास लिखे हुए हैं। मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको जिक्र करना होगा। तो फार्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, बस जो बोर्ड पे फार्मूले लिखूं वो बस समझने के लिए काफी है, लिखा आपके पास हुआ है। एग्जांपल्स जो लिखूं वो बेशक जरूर नोट करना। पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। अच्छा, चूंकि आपके नहीं अभी ये बात थोड़ी देर ठहर के करता हूं। इसमें केस 1 ये है कि जितनी हमने मटेरियल की क्वांटिटी, जो मटेरियल की टोटल क्वांटिटी है, जो इस साल हमने मटेरियल खरीदा वो सब यूज भी कर लिया। ये केस 1 है। यानी जितने किलो खरीदे उतने ही किलो इस्तेमाल भी हो गए। या तो ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल था ही नहीं, या फिर बराबर है, तभी जितने खरीदे वो इस्तेमाल कर लिया ना। तो जितना मटेरियल अच्छा इस्तेमाल कर लिया से क्या मुराद है? प्रोडक्शन में इशू कर दिए। डायरेक्ट मटेरियल के इस्तेमाल होने का मतलब है, कंज्यूम होने का मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल देना, यह मतलब है इस्तेमाल होने का। इनपुट कि हमने कितना मटेरियल प्रोसेस में इन कर लिया। ये रॉ मटेरियल स्टोर से इतना मटेरियल खरीद के स्टोर में रखा था और इतना मटेरियल स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन में इनपुट कर दिया। तो केस 1 ये है कि ये दोनों बराबर है। यानी अगर हमने इस साल 2 लाख किलो मटेरियल खरीदा तो 2 लाख किलो मटेरियल ही स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन में डाल दिया। ये मतलब है केस 1 का।
मिसाल से समझाता हूं। अगर हमारा स्टैंडर्ड ये था कि वो जो स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था ना मैंने कल, उसी का टुकड़ा बना रहा हूं। हमारा स्टैंडर्ड ये था कि 1 यूनिट बनाने में 4 किलो लगा करेंगे और 1 किलो 20 रुपए का हुआ करेगा। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि 1 यूनिट पे 20 रुपए का मटेरियल होगा, मैंने कहा है कि 1 यूनिट बनाने के लिए 4 किलो मटेरियल लगेगा। वो जो भी मैंने स्टैंडर्ड कार्ड में कल 3 कॉलम बनाए थे ना, क्वांटिटी, रेट और उसकी कॉस्ट, तो इतने किलो लगेंगे 1 यूनिट बनाने के लिए और 1 किलो इतने का मिलना चाहिए। फिगर भी वही लिखी है मैंने। तो 1 यूनिट में कितने रुपए का मटेरियल टोटल लगना चाहिए? 80 रुपए। ये स्टैंडर्ड था। एक्चुअल क्या हुआ फॉर द ईयर? एक्चुअल ये हुआ कि हमने जो फिनिश गुड्स बनाई, यानी जो प्रोडक्शन की एक्चुअल, वो 5000 यूनिट्स बनाए और जो हमारा 5000 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल लगा वो लगा 21,500 किलो, और जो हमें मटेरियल मार्केट से मिला वो मिला 22 रुपए पर किलो। जितना हमने प्रोडक्शन की, कितनी प्रोडक्शन की? 5000 यूनिट्स। इनके लिए कितनी मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए थी स्टैंडर्ड के मुताबिक? 4 लाख। कैसे? 1 यूनिट पे 80 रुपए मटेरियल कॉस्ट और 5000 पे इंटू 5000, यानी 80 इंटू 5000, कितनी आनी चाहिए थी? 4 लाख। अच्छा, ये जो 80 है ना, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं। 5000 यूनिट्स हैं, कितने किलो लगने चाहिए थे? 20,000 किलो लगने चाहिए थे। 5000 यूनिट्स बनाने के लिए 4 किलो के हिसाब से 20,000 किलो लगने चाहिए थे ना, और 1 किलो 20 रुपए का होना चाहिए था। तो हमने जो यूनिट्स बनाए इतना खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअली कितना हुआ? एक्चुअली कितना हुआ? 21,500 किलो लग गए और एक कितने का मिला? 22 का। 473। तो 73,000 का वेरिएंस आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव आ गया। ये है मटेरियल का वेरिएंस, इसको कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों कहते हैं? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट है, इतनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी, इतनी मटेरियल कॉस्ट लगी, तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। अब इसका एनालिसिस करते हैं। एडवर्स जो वेरिएंस आया, या एडवर्स का चलें वर्ड में यूज नहीं करता, ये जो मटेरियल कॉस्ट में वेरिएंस आया, इसकी क्या रीजन है? क्या क्या रीजन है? दो ही रीजन हो सकती हैं, या तो मटेरियल की क्वांटिटी डिफरेंट लग गई या फिर रेट डिफरेंट लग गया। दो ही वजह हो सकती हैं। तो हम अब 73 को तोड़ेंगे, और तोड़ने का मतलब है कि अगर हम ये देखेंगे कि मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा लगी या कम लगी, तो ये देखते हुए हम रेट का चेंज होना छोड़ देंगे। दोबारा देखें, हम इसको तोड़ेंगे,
हम तोड़ेंगे ये कि ये जो फर्क आया है ये इसलिए फर्क आया है ना क्योंकि या तो क्वांटिटी डिफरेंट लगी है या रेट डिफरेंट लगा। तो अगर हम इनको तोड़ के अलग अलग देखना चाहें तो एक देखते हुए फिर दूसरे की चेंज को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हम ये देखना चाहें कि किलो में कितना चेंज आया, ये जो 73,000 रुपए का चेंज आया है कितना इसमें से क्वांटिटी चेंज होने की वजह से, तो जब हम क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट निकाल रहे होंगे, क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट, तो हम प्राइस चेंज को इग्नोर रखेंगे। तो हम ये कहेंगे कि प्राइस फर्ज करो 20 ही रही, फर्ज करते हैं प्राइस अगर 20 ही रही तो अगर प्राइस 20 ही रही तो हमें 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने किलो लगने चाहिए थे? सॉरी, कितने किलो लगने चाहिए थे? 20,000। तो 20,000 किलो अगर 20 रुपए ही रहे तो 20,000 किलो लगने चाहिए थे और टोटल कॉस्ट होनी चाहिए थी 4 लाख। लेकिन एक्चुअली कितने किलो लग गए? और अभी मैं चूंकि फर्क सिर्फ क्वांटिटी का निकाल रहा हूं तो मैंने प्राइस का चेंज होना इग्नोर कर दिया। यानी अगर प्राइस चेंज ना होती तो क्वांटिटी की वजह से कितना फर्क पड़ता? अच्छा, ये 4 लाख और 430 क्या, ये किलो लिखे हुए हैं? ये रुपए, रुपए कैसे आ गए? हम तो किलो की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लिया ना 20 से, कितना फर्क आया? 30। इस 73 में से 30,000 का फर्क क्वांटिटी चेंज होने की वजह से है। इसको कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी चेंज का फर्क, या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कह सकते हैं। इसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कह सकते हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि चलो क्वांटिटी चेंज तो जो देखनी थी देख ली, अब ये देख ली क्वांटिटी चेंज, ठीक है, लगनी थी लग गई ज्यादा। अब जो ज्यादा क्वांटिटी लग गई उस पे मजीद रुपए की कितनी मार पड़ी? यानी जो क्वांटिटी हमने सोची थी उससे ज्यादा लग गई, बस ठीक है जी, इतनी मार पड़ गई क्वांटिटी की वजह से। अब हम इससे आगे चलते हैं। चलो जो क्वांटिटी लगनी थी लग गई, अब उससे आगे चलें कि जितनी क्वांटिटी लगी, जितनी क्वांटिटी लगी यानी 21,500, कितने का मिलना चाहिए था और कितने का मिला? इतने का मिलना चाहिए था और इतने का मिला। अच्छा, मैंने क्वांटिटी एक्चुअल ले ली है क्योंकि मैं क्वांटिटी की चेंज निकाल चुका, मैं क्वांटिटी की चेंज निकाल चुका हूं। ऊपर मैंने क्वांटिटी की चेंज निकाल ली ना कि क्वांटिटी की वजह से कितनी मार पड़ी। अब मैं निकालना चाह रहा हूं कि प्राइस की वजह से कितनी मार पड़ी। तो अब अगर मैंने फिर से 20,000 ले लिया तो क्वांटिटी का चेंज मैं फिर 2 दफा ले लूंगा। मैं क्वांटिटी का चेंज ले चुका कि इतनी मार क्वांटिटी की वजह से पड़ी है। अब मैं निकालना चाह रहा हूं कि चलो क्वांटिटी की मार तो देख ली, अब प्राइस की कितनी मार पड़ी है। तो प्राइस 22 रुपए लगी किस पे है? इस पे या 20,000 पे? इस पे ना। तो इसलिए मैंने देखें 21,500 इस्तेमाल किया कि हमें जो 21,500 किलो 22 रुपए का मिला, ये 20 का मिलना चाहिए था। इसका आंसर क्या आएगा? 430। और इसका 30 और 43 को ऐड करें, 73 आ गया। ये हमने क्या वेरिएंस निकाला है कि कितनी मार किस वजह से पड़ी है? प्राइस। इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ये फार्मूला हो गया। ये 73, इन दोनों को निकालने के बाद अगर इनको ऐड कर लूं तो भी 73 आ जाएगा ना। तो ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, चाहे ऐसे निकाल लें, चाहे मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से निकाल लें, इन दोनों को ऐड कर लें तो भी ये निकल आएगा। अच्छा, अब अपने वो नोट्स वाले पेज पे आइए और उसके टॉप पे केस 1 लिखा हुआ है मैंने, ये तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं, ये देख लें और इनके आगे डब्बा बना के ये जो मैंने अल्फाबेट इस्तेमाल किए हैं ये बताए हुए कि क्या है। ये अल्फाबेट्स याद रख लेंगे ना तो याद रखने में भी टाइम कम लगेगा, लिखने में भी टाइम कम लगेगा, और ये आसान है, याद हो जाएंगे। करने पड़ेंगे, हो नहीं जाएंगे, करने पड़ेंगे, लेकिन अगर याद कर लें बार बार तो ये याद रह जाएंगे। करने याद ही पड़ेंगे, मुझे हो गए मैं याद करा करा के, तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहले ही पेज पे टॉप पे मटेरियल के वेरिएंसेस में केस 1 लिखा हुआ है मैंने, और उसमें देखिए यही 3 फार्मूले लिखे हुए, ये मैंने समझाने थे इसलिए तोड़ तोड़ के बताएं। फार्मूले ये 3 हैं और आगे डब्बा बना के मैंने बता भी दिया है कि ये SC, AC, SQ, AQ क्या है। ठीक है, फार्मूले पढ़ लिए वहां से। चलें, ये तो मैंने सवाल किया है, अब आप एक सवाल लिखिए। ये नोट कर लिया क्या कर रहे हैं अभी? वो भी निकलिया हुआ सारा। चलें, अब एक सवाल लिखें जो आप कर रहे हैं। ये सवाल है, ये तीनों वेरिएंस निकालें। ये सवाल लिखा है मैंने,
तीनों वेरिएंस निकालें, करें कैलकुलेट। हाँ जी, डन डन के नहीं?
डन। हाँ जी डन। प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है? 16,875 पॉजिटिव, 16,875 पॉजिटिव। और क्वांटिटी वेरिएंस कितना आ रहा है? 37,500 नेगेटिव, 37,500 नेगेटिव। और कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है? 20,625 नेगेटिव। चलें, अगर ये सही है तो ठीक है, शाबाश, नहीं तो ये फिगर्स देख लें। ₹15 इंटू 5,000 यूनिट्स के लिए 4 किलो के हिसाब से कितने किलो लगने चाहिए थे? 20,000 किलो। ये जो SQ है ना, इसमें स्टूडेंट्स को नॉर्मली मसले होते हैं। फिर बता रहा हूं, SQ का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आगे मैंने लिखा भी हुआ है कि SQ से मुराद है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक टोटल कितने मटेरियल लगना चाहिए था, क्वांटिटी। ये जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं इसमें लिखी हुई है बात टॉप पे। SQ से मुराद है स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी विच शुड हैव बीन यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये मतलब अंग्रेजी का समझ आ रहा है ना? तो 20,000 किलो लगने चाहिए थे। कैसे 20,000 किलो? 5,000 यूनिट्स बनाए, एक के लिए 4 किलो लगने चाहिए थे, तो टोटल कितने किलो लगने चाहिए थे? 20,000। ये 20,000 आ गया। ₹15। एक्चुअली कितने किलो लगे? 22,500। स्टैंडर्ड है ₹15, एक्चुअली लगे 22,500। एक्चुअली 14.25 इंटू 22,500। तो प्राइस वेरिएंस आता है 16,875 पॉजिटिव, और ये आता है 37,500 नेगेटिव। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 20,625। ठीक है, चले केस 2 पे आते हैं। केस 2, केस 2 क्या है कि ये दोनों बराबर नहीं। ये केस 2 यानी जितने किलो मटीरियल खरीदा गया, इस्तेमाल उससे डिफरेंट हुआ। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पॉज करना, पॉज करना। अच्छा जी, केस 2। केस 2 में क्या है? केस 2 में यह है कि जो हमने मटेरियल खरीदा और जो इस्तेमाल किया वो बराबर नहीं। अब अगर बराबर नहीं है तो उसमें आगे फिर दो बातें, यानी केस 2 में आगे फिर दो बातें। एक को मैंने ए कह दिया, एक को बी कह दिया। अच्छा, अब ये जो ए और बी का फर्क है ना, ये आपको समझ इसलिए परफेक्टली नहीं आएगा क्योंकि ये जो अकाउंटिंग है, मैंने आपसे जिक्र किया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल एक अल्टरनेटिव अकाउंटिंग सिस्टम के तौर पे भी है, यानी डेबिट क्रेडिट में भी इनका इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपने वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, इसलिए आपको ये केस 2A और 2B में फर्क लॉजिकली समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। तो आप सिर्फ ये समझ लें कि अच्छा ये फर्क है। जब आपको उसकी गहराई नहीं पता तो फिर मैं समझाऊंगा क्या। तो आप सिर्फ ये समझ लें, समझ ही लें, सिर्फ ये याद रख लें कि जो केस 2 है उसमें एक ए है और एक बी है। अब ये जो ए और बी हैं, इनमें क्या फर्क है ये तो मैं आपको सवाल से पहचान बता दूंगा, लेकिन वो फर्क क्यों है, उस क्यों की वजह
वो अभी नहीं, क्योंकि आपने उसकी डबल एंट्री, उसकी टी अकाउंटिंग तो पढ़ी नहीं है, फाइनल में भी नहीं है, बीएफडी में भी नहीं है उसकी अकाउंटिंग। तो ये आपके साथ ये ऐसी कबर में ऐसी चला जाएगा राज, ये राज आप जिंदगी भर नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर किसी ने को शौक हो जानने का तो वो इंटरनेट पे सर्च कर लेना, इसकी अकाउंटिंग पता चल जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं है। तो जो केस 2 है, ये जो मैंने अभी बनाया, इसमें आगे फिर दो बातें, एक को मैंने ए कह दिया, एक को बी कह दिया। ये जो ए और बी बनाया है, इसको सवाल में कैसे पहचानना ये तो मैं आपको बता दूंगा, सवाल हो जाएगा, लेकिन ए और बी में फर्क क्यों है, इसकी रीजन क्या है, वो जब तक आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अकाउंटिंग नहीं करते तब तक आपको वो क्लियरली पता नहीं चलेगा। तो वो अकाउंटिंग तो आपके स्कोप में है ही नहीं, बीएफडी में भी नहीं है, हमारा काम ही नहीं है उसको पढ़ना। तो बस आप ऐसे ही मान ले आए कि कोई वजह है कि एक ए है और एक बी है, ठीक है, मान ले आएंगे। अब उसमें ए पे आते हैं। पहले ए ये है, आइए नोट्स पे आइए, केस 2 और उसके नीचे ए, शुरू में ये केस 2 और उसके नीचे ए। ए में आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, ए की जो हेडिंग है उसमें ब्रैकेट में मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब क्या है, मतलब तो जो ट्रांसलेशन समझ आ रही है वो है कि जो मटीरियल प्राइस वेरिएंस है इसकी एंट्री तब की जाती है जब मटीरियल परचेज हुआ होता है। अब इसकी एंट्री क्या होती है हमें नहीं पढ़ना, एट द टाइम ऑफ परचेज क्यों की जाती है ये भी हमारा स्कोप नहीं है, लेकिन है एक तरीका कि मटीरियल प्राइस वेरिएंस की एंट्री हमने नहीं पढ़नी है, एंट्री मैं आपको बस बता रहा हूं कि मटीरियल प्राइस वेरिएंस की एंट्री अगर एट द टाइम ऑफ परचेज की जाती है तो इसका एंड रिजल्ट ये निकलता है। टी अकाउंट नहीं बना रहे आप, लेकिन टी अकाउंट अगर बनता होगा तो उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यू हो रही होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। ये ए वाला बात दोबारा सुन लें, केस 2 पढ़ा रहा हूं। केस 2 क्या है, परचेज और यूज्ड बराबर नहीं है। 2 में आगे ए और बी मजीद 2 सब केसेस हैं। पहले मैंने केस 2A की बात की। 2A ये है कि जब मटेरियल की अकाउंटिंग होती होगी जो आपके स्कोप में नहीं है, जब इसका टी अकाउंट बनता होगा, यहां बीडी बैलेंस, यहां परचेजेस, यहां इशू, फिर इसका वेरिएंस की रिकॉर्डिंग होती होगी, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। ये डबल एंट्रीज नहीं पढ़ी है आपने, ना ही पढ़नी है, वेरिएंस की डबल एंट्रीज नहीं है हमारे स्कोप में, लेकिन वेरिएंस की अकाउंटिंग होती तो है ना, हम नहीं पढ़ रहे लेकिन असल में तो होती है। तो अगर ये जो वेरिएंस की एंट्री है ये तब की जाए जब मटेरियल परचेज होता है, तो इस सारी कार्रवाई का एंड रिजल्ट ये बनेगा कि जो मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा ये वैल्यूड होगा किस पे, क्या लिखी हुई ब्रैकेट में, ब्रैकेट से पीछे अंग्रेजी, ये एट स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू होगा। यानी अगर मैं इसी सवाल की मिसाल लूं, इसी सवाल की, ये जो सामने लिखा हुआ है, तो इस टी अकाउंट में जो क्लोजिंग मटेरियल आ रहा होगा लेट्स से 200 किलो, तो वो 200 किलो इनटू 15 होगा, 14.25 नहीं होगा। ये मतलब है इस अंग्रेजी का कि अगर रॉ मटेरियल की जो अकाउंटिंग, जो आपने नहीं पढ़नी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अकाउंटिंग है बाकायदा, कि जब इशू किया जाता है तो वो किस अमाउंट पे, किस रेट पे, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, वेरिएंस की अकाउंटिंग भी हमने नहीं पढ़नी। वैसे बताया आपको कि जो वेरिएंस है वो किस टाइम पे रिकॉर्ड होता है, कहां डेबिट क्रेडिट होता है। अगर वो रिकॉर्ड होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो इस मेहनत का
एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि यहां जो रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही होगी, लेट से अगर 200 किलो क्लोजिंग स्टॉक है तो उस पे रेट लगा होगा 15, ये नहीं ये लगा होगा। तो इस 2A की सवाल में पहचान ये है कि आपको वर्डिंग लिखी मिल जाएगी कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब केस 2A है। अच्छा, केस 2 कैसे पहचानेंगे? केस 1 बस केस 1 था, लेकिन केस 2 होगा तो A और B पहचानना पड़ेगा। तो अगर आपको सवाल में लिखा मिल गया कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये A है। और अगर सवाल में लिखा मिला कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट या एट FIFO या एट वेटेड एवरेज, तो इसका मतलब है B है। ये 4 लाइनें छोड़ के देखें, B की भी एक हेडिंग लिखी हुई है। B में क्या लिखा हुआ है? इज मेजर्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। इसके नीचे ब्रैकेट में एक लाइन लिखी हुई है, नहीं नीचे इसके, ठीक है। यानी अगर आपको ये नहीं क्लियरली पता चल रहा कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड है या एट कॉस्ट एक्चुअल है, तो बाय डिफॉल्ट एट एक्चुअल है। ये जो अकाउंटिंग है ना, ये हमने नहीं पढ़ी। अगर बिजनेस की पॉलिसी है कि प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ यूजेज रिकॉर्ड किया जाए, प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ इशुएंस रिकॉर्ड किया जाए, तो इसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा वो 200 किलो इंटू इतना आ रहा होगा। ये इस अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट निकलेगा। तो ये बी है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। अब ये अकाउंटिंग क्या है ये हमारा स्कोप नहीं है, मैंने आपको सिर्फ उसका एंड रिजल्ट बता दिया ताकि आप 2A है या 2B है ये पहचान सकें। ठीक है, तो मैं आपको पहले 2A पढ़ाने लगा। टू ए पढ़ाने लगा। स्टैंडर्ड था कि 1 यूनिट के लिए 3 किलो लगने चाहिए और 1 किलो 20 रुपए का मिलना चाहिए। और हमने फॉर द ईयर 4000 यूनिट्स बनाए और जो रॉ मटेरियल था इसका ओपनिंग स्टॉक था 1000 किलो, परचेजेस की 15,000 किलो और परचेजेस की हैं
22 पे, और क्लोजिंग ये सवाल है। इससे फार्मूले बना के देने लगा हूं। वो सवाल लिख लिया यार, इस पे कैमरा तो रखा है ना। अच्छा, इस सवाल को लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिखें, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ताकि पता चल जाए कि हम ए पढ़ रहे हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। लिख लिया? चलें, अब इससे मैं आपको फार्मूले बना के देता हूं। मटेरियल एक्चुअली यूज कितना हुआ? 1000 किलो पहले पड़ा हुआ था, 15,000 किलो और खरीदा, और 3500 एंड पे बच गया। कितने किलो इस्तेमाल हुआ? 12,500। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का और नाम क्या बताया मैंने? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। एक्चुअली कितना मटेरियल खरीदा? 15,000। कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ? 12,500। ये 12,500 जिनको समझ नहीं आई, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो यूज्ड आ जाएगा। ये फार्मूला बनाने लगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए। ये क्या होता है? कैसे निकालता है? जितने एक्चुअल फिनिश गुड्स के यूनिट्स बने उसके लिए कितने टोटल स्टैंडर्ड किलो लगने चाहिए थे, यानी 4000 यूनिट्स बनाने के लिए तो कितने टोटल किलो लगने चाहिए थे? 12,000। कितना आगे? मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। मटेरियल यूजेज, मटेरियल यूजेज नाम ही क्या है? मटेरियल यूजेज। के जो मटेरियल की कॉस्ट में वेरिएंस आया वो मटेरियल के यूजेज की वजह से कितना था। तो एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी लूंगा मैं? परचेज्ड या यूज्ड? यूज्ड, क्योंकि यूजेज वेरिएंस है यूजेज वेरिएंस। कितना? 12। कितना आ गया? 15,000। 10,000 नेगेटिव। ठीक है, प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस किस पे निकलना चाहिए? प्राइस वेरिएंस क्या है कि कितनी महंगी प्राइस पड़ी। तो महंगी प्राइस किस पे पड़ी? जितने किलो खरीदे या जितने इस्तेमाल किए? जितने खरीदे। तो यहां पर AQ क्या आना चाहिए? परचेज। स्टैंडर्ड कॉस्ट 20 इंटू 15,000। ये क्या है? कितनी? 22 इंटू 15,000। ऊपर वाले का 3 लाख
30,000 एडवर्स। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चाहे तो ऐसे निकाल लें, लेकिन ये तो तब है जब आपने दोनों वेरिएंस निकालें। क्या पता आपसे रिक्वायरमेंट में पूछा हो कि फॉलोइंग वेरिएंसेस निकाल दें, उनमें नाम लेके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा हो, ये पूछे ही ना हो तो फिर डायरेक्ट फार्मूला भी लिखना चाहिए। वैसे एज अ कॉन्सेप्ट मटेरियल कॉस्ट से क्या मुराद है? जितनी कॉस्ट का मटेरियल इस्तेमाल हुआ या जितने का खरीदा। इनकम स्टेटमेंट में मटेरियल कॉस्ट किसको कहते हैं? जितना इस्तेमाल हुआ। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी निकलनी चाहिए? तो हमें 4000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए था? 12,000। और 12,000 1 किलो 20 रुपए का आना चाहिए था। कितना? 240। एक्चुअली क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाली जाती है? बचपन से सीखा हुआ। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग है 1000 किलो, लेकिन इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, तो 1000 किलो इंटू 20। ये क्या हो गया? ओपनिंग प्लस परचेजेस। परचेजेस कितनी है? 15,000 इंटू 22 रुपए। ये हो गई परचेजेस, माइनस क्लोजिंग कितना है? 3500। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट इंटू 20। ये क्या हो गया? क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये होता है ना मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना आ गया देखिए। टू, तो वेरिएंस कितना आ गया? 40 नेगेटिव। तो ये देखिए 40। अब आप उन नोट्स में वो फार्मूले देख लें जो बना के दिए हैं मैंने। केस 2A के नीचे देख लें जो फार्मूले लिखे हुए हैं। हाँ जी, पढ़ लिए। अच्छा, मैं ना आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा। यहां लिखा इसलिए नहीं क्योंकि वो गंद मच जाता, तो आप खुद ही गंद मचा लीजिएगा। होगा क्या कि जैसे ये निकाला है 3,30,000,
ये तीन की चीज कैसे निकाला है? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ली है और एक्चुअल रेट पर किलो लिया है। इस 330 को मैं कह सकता हूं एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर। तो अगर आपको सवाल में दी ही है एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर तो बस वही लिख लें यहां पर सीधी। तो ये जो फार्मूले हैं ना, ये जो मैंने लिखे हुए, इनको आप याद ऐसे ही करें, लेकिन साथ ये भी करते जाएं कि अब जो फार्मूला आपको लिखा नजर आ रहा है प्राइस वेरिएंस में, आपको लिखा नजर आ रहा है AQ परचेज्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, SC पीछे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि SC इंटू ये हो, ठीक है, इतना मसला नहीं है। तो आपको लिखा नजर आ रहा है ये माइनस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू ये लिखा नजर आ रहा है ना, ऐसे लिखा हुआ ना फार्मूला तीसरा प्राइस वेरिएंस का। तो आप ये करें, प्रिंट आउट तो ले लिया, आप ये करें ऐसे कह के लिख लें अपने पास कि ये एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर है। यानी फार्मूला आप ये तो याद रखें, लेकिन साथ ये बात भी याद रखें कि ये एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर होती है। हो सकता है सवाल में आपको 330 ही दिया होता तो वही लिख लेते। तो इस तरह से मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। चले होमवर्क लिखें सवाल। सवाल लिखें, इधर 4 किलो लिख लें, इधर 12 रुपए लिख लें। चार किलो और ये 12 रुपए। एक्चुअल प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स लिख लें। यूज्ड बताया 25,000 किलो, परचेजेस बताई हैं 2,54,000 रुपए, और ब्रैकेट में बताया कि 10 रुपए पर किलो रेट मिला है। स्टॉक्स मैंने कोई नहीं बताए, ये आपने खुद ढूंढना है कि हैं भी कि नहीं है, हैं तो कितने, ये आपकी मर्जी है। ये सवाल है।
और नीचे लिख लें इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ताकि पता चले कि ये ए है। देख लिया? ये तीनों वेरिएंस निकाल के लाइएगा, ये तीनों वेरिएंस कैलकुलेट करके लाइएगा। ठीक है, ये तीनों वेरिएंस निकालने। अच्छा, अब बी देखें। ये जो बी में तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं और जो केस 1 के फार्मूले हैं, इनको कंपेयर करके देखें क्या फर्क है। ये जो बी में फार्मूले लिखे हुए हैं और जो केस 1 में फार्मूले लिखे हैं, उनको कंपेयर करके देखिए कहां फर्क है। नहीं, केस 1 से। कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? हाँ जी, केस 1 में मैंने यूज्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पर परचेज यूज्ड बराबर थे। यहां पर वही केस 1 वाले फार्मूले हैं, लेकिन जहां भी एक्चुअल क्वांटिटी है इन फार्मूलों में वहां यूज्ड है, यानी परचेज्ड इग्नोर। ठीक है, बी के फार्मूले क्या है? प्राइस वेरिएंस निकालना है तो वो भी किस पे? यूज्ड पे। यूजेज तो निकालना ही यूज्ड पे है ना, जो प्राइस है वो भी यूज्ड पे निकालना है। इसको याद कर लें ऐसे ही। एक वजह बताने की कोशिश करता हूं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना मेरी बात को। बी क्या है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ मैंने ओपनिंग के यूनिट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट, परचेजेस के यूनिट्स एक्चुअल कॉस्ट, क्लोजिंग के यूनिट्स स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये लिखा हुआ था ना यहाँ, मैंने भी जो रुपए लिखे थे मैंने इनको सिंबल कर दिया। ओपनिंग के यूनिट्स लिखे हुए थे, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा हुआ था। परचेजेस के यूनिट्स इनटू एक्चुअल कॉस्ट लिखा हुआ था। क्लोजिंग के यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा हुआ था। बी क्या है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, यानी ये भी एक्चुअल, ये भी एक्चुअल, ये भी एक्चुअल। तो इसको अगर समराइज करें तो ये श्रिंक होके बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। एक्चुअल कॉस्ट कॉमन ले लिया मैंने, तो बाकी ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स माइनस क्लोजिंग के यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड बन गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ ही एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड की वजह से रहा है। इसमें कहीं परचेज्ड है? नहीं। इसका मतलब मसला है ही यूज्ड का। तो चूंकि ये इसी का ब्रेकअप होता है, तो इसलिए यूजेज वेरिएंस भी यूज्ड पे
और प्राइस वेरिएंस भी यूज्ड पे। ये केस बी है, इसलिए इसमें ये दोनों ही यूज्ड पे है। रट्टे वाली बात, अगर केस बी है तो परचेज्ड इग्नोर्ड, यूज्ड पे ही निकालने। ये केस बी था। मटेरियल वेरिएंसेस खत्म। कल इंशाल्लाह मैं आपको आगे लेबर और ओवरहेड्स कराता हूं। लेबर ही हो सकेंगे वैसे। ये जो होमवर्क दिया था ये करके आइएगा। अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी मजलिस से मतलब किसी गैदरिंग से अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाते हैं तो वो ऐसे ही हैं जैसे वो किसी मुर्दार गधे के पास से उठे हों, और ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन हसरत का बाइस होगी। यानी वो हसरत करेंगे कि काश हम इसमें अल्लाह का जिक्र कर लेते। दोबारा सुनिए, जो लोग किसी मजलिस से अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाते हैं तो वो ऐसे ही हैं जैसे वो किसी मुर्दार गधे के पास से उठे हों, और ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन हसरत का बाइस होगी। एक मिसाल के लिए बता रहा हूँ, तरगीब के लिए कह लें। हम दोस्त इकट्ठे हुए, काफ़ी हम सीए के बचपन के दोस्त थे, 20 साल हो गए तकरीबन सीए में आए हुए, 20-21 साल, तो तब के इकट्ठे हम दोस्त हैं। बड़े अरसे बाद इकट्ठे हुए, खाना था एक दोस्त के घर पे, तो वहाँ पर पुरानी बातें भी और प्रोफेशन के बारे में हंसी मजाक, जैसे दोस्तों के साथ वक्त गुजरता है। अब वो एक इनफॉर्मल हमारी गैदरिंग थी, बचपन के दोस्त थे, मेरे मौलवी बनने से पहले के दोस्त थे। लेकिन जब उस गैदरिंग से हमने उठना था तो मैंने उस दोस्तों वाली गैदरिंग में भी जो एंड किया था डिस्कशन का, आपको वैसे तरगीब के लिए बता रहा हूँ कि जो हदीस है ना कि अल्लाह का जिक्र किए बगैर ही अगर हम उठ गए, तो वो इनफॉर्मल मीटिंग है, हम दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं और मेरे मौलवी बनने से पहले के दोस्त हैं। तो उसमें भी उठते हुए फिर मैंने ये डिस्कशन छेड़ी अल्लाह की, हमारा मकसद आखिरत का, और फिर इसी पे जितनी देर वो बर्दाश्त कर सके उतनी देर बात हुई, फिर हम एंड करके उठे थे। तो आप जिस गैदरिंग में, मैं बताने का मकसद ये है कि अगर हम दिल के अंदर ये फिक्र रख लेंगे ना कि हमारी कोई भी गैदरिंग अल्लाह का जिक्र किए बगैर एंड ना हो, इस चीज़ की आदत बना लेते हैं, तो देखिए आस्ता आस्ता आपकी आदत में शामिल कर देंगे अल्लाह ताला। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।